हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस एट आरके एक्सप्लेन्स। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ये जो अपना फर्स्ट लेसन है 11th क्लास की केमिस्ट्री का, उसके लेक्चर नंबर 2 में। तो पिछले लेक्चर में हमने सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन और केमिस्ट्री का क्या महत्व है, इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अब आज का जो ये लेक्चर है उसको हम बच्चों स्टार्ट करेंगे द्रव्य की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैटर से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटबुक निकाल लीजिए आप फटाफट और उसमें हेडिंग डाल लीजिए द्रव्य की प्रकृति, या केवल आप ये हेडिंग उसमें डाल लें द्रव्य मैटर। तो ये हेडिंग डाल लें आप अपनी कॉपी में, द्रव्य मैटर। यहां से हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे कि भाई वास्तव में द्रव्य या मैटर है क्या, साइंटिफिकली इसको कैसे डिफाइन करें, हम कैसे इसको परिभाषित करें कि द्रव्य यानी पदार्थ क्या है। तो यहां सबसे पहले बच्चों हेडिंग डाल लिया आपने, इसके बाद इसकी डेफिनेशन आपको नोट करनी है। यहां से इसकी डेफिनेशन नोट करें। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान मास होता है और जो स्थान घेरती है, और किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आप सब जानते हैं क्या कहलाता है, आयतन। तो दो बातें उसमें होनी चाहिए, उसका द्रव्यमान हो, मास हो, और उसका वॉल्यूम हो, उसका आयतन हो। तो ये डेफिनेशन हमारी बन जाती है कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। ये डेफिनेशन इसके हो गए। चलिए अब इस बात को हम और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, द्रव्य की जो डेफिनेशन आपने नोट की, वहां तक अपनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई, द्रव्य कहलाती है। तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, उसको द्रव्य यानी मैटर कहते हैं। क्लियर है ये बात बिल्कुल। अब अपने चारों ओर, आपके चारों ओर जो वस्तुएं, आपका पेन है, आपकी कॉपी है, आपके सामने जो टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, सारे के सारे क्या है, द्रव्य हैं। अच्छा, इसमें कुछ एक जो एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, ये सब ठीक है अपनी जगह। वायु वाला जो है, इसमें थोड़ा सा और ध्यान देते हैं कि हमारे चारों ओर जो वायु है वो भी क्या है, द्रव्य है। तो वायु स्थान घेरती है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन द्रव्यमान को लेकर आपके दिमाग में यह हो सकता है कि क्या वायु का द्रव्यमान होता है क्या? यस, डेफिनेटली वायु का भी द्रव्यमान होता है। छोटी क्लासों में एक सिंपल सा प्रयोग आपने पढ़ा है कि पहले गुब्बारा लेते हैं हम, खाली गुब्बारे को तोल लेते हैं अपन, उसका वेट कर लेते हैं, फिर उसमें फूंक मार करके उसको फुला देते हैं, उसके बाद दोबारा उसका अपन वेट करते हैं। तो खाली गुब्बारे के बजाय वायु से भरा हुआ गुब्बारा है, उसका द्रव्यमान ज्यादा आता है, उसका भार ज्यादा आता है। और ये बात साबित करती है, ये प्रयोग ये स्पष्ट करता है कि वायु में द्रव्यमान होता है। इसीलिए वायु को द्रव्य के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें रखा गया है। तो बच्चों, अब तक आपने क्या किया, द्रव्य की यानी मैटर की डेफिनेशन लिख ली और नीचे आपने लिख लिए उदाहरण कि ये 5-4 इसमें एग्जाम्पल आपने नोट कर लिए कि ये द्रव्य है। अब द्रव्य जो है वो सामान्यतः प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं बच्चों प्रकृति में। द्रव्य अवस्थाओं की बात हम आगे करने जा रहे हैं, इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल ये नोट कर लिया आपने। चलिए अब नेक्स्ट जो आपकी नोटबुक में हेडिंग आएगा वो ये है द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर,
स्टेट्स ऑफ मैटर। ये बच्चों नेक्स्ट हेडिंग अपनी नोटबुक में होगा कि ये जो पदार्थ है, ये जो द्रव्य है, वो कितनी भौतिक अवस्थाओं में प्रकृति में पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा है, कई बार इस बात को पढ़ा है कि सामान्यतः द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। आजकल एडवांस स्टडीज में 2 अवस्थाओं के बारे में और डिस्कस किया जाता है। एक प्लाज्मा अवस्था होती है, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था होती है। वो हायर स्टडीज की उच्चतर कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं कि नॉर्मली, जनरली, सामान्यतः द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, और वो है ठोस, द्रव, गैस। तो ये बात आपको नोट डाउन कर लेनी है कि द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं संभव है, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर है बात? अब वास्तव में इन तीनों भौतिक अवस्थाओं में फर्क क्या होता है? देखो, यौगिक तो सेम है। जैसे जल की हम बात करें तो वो बर्फ के रूप में है तो ठोस है, उस समय भी उसके जो अणु है वो H2O है। जब वो पानी के रूप में है, जल के रूप में है, उस समय भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो H2O है, और जब वो वाष्प में बदल जाता है तब भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो H2O ही है। तो अंतर क्या है? जो किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती हैं, उनमें फर्क क्या है, उसको समझना सबसे पहले बच्चों जरूरी है कि तीनों अवस्थाओं में जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जिन कणों से वो पदार्थ बना हुआ है, उनकी व्यवस्था में, उनके अरेंजमेंट में क्या फर्क है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर इस बात को हमें समझना है। तो ये नोट डाउन कर लिया आपने कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। चलिए, अब तीनों अवस्थाओं में वास्तव में डिफरेंस क्या है, ये जो डायग्राम बना हुआ है बच्चों, इसकी सहायता से इस बात को हम समझेंगे। देखिए, तीनों को कंपेयर किया गया है। क्या फर्क देख रहे हैं आप इसमें? ठोस अवस्था में आप देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं इनके, ये जो पार्टिकल्स बने, एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये जो पार्टिकल्स बने हुए हैं, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पास पास है। ठोस अवस्था में जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में दूरी न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है। पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हैं। और द्रव अवस्था इसकी देखिए आप, द्रव अवस्था में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में दूरी ठोस की बजाय थोड़ी अधिक है। देखिए, इनके बीच में खाली स्पेस नजर आ रहे हैं ना अपने को, ये खाली स्पेस है, यहां खाली स्पेस है। पार्टिकल्स कुछ दूरी के ऊपर हैं। और गैस अवस्था में देखें तो देखिए, पार्टिकल्स हैं उनके बीच में दूरी द्रव की अपेक्षा अधिक है। तो कुल मिला के हमारे ये बात समझ में आ गई कि जो तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, उनमें कणों की व्यवस्था में फर्क क्या है कि ठोस में कण बिल्कुल पास पास होते हैं, द्रव में कुछ दूर होते हैं, और जो गैस अवस्था होती है उसमें सबसे अधिक दूरी पर अवयवी कण स्थित होते हैं। और अणुओं के बीच की जो बच्चों दूरी होती है उसको कहा जाता है अंतराण्विक दूरी। क्या कहेंगे? अंतराण्विक दूरी। तो बोलो, अंतराण्विक दूरी सबसे कम किस में है? अंतराण्विक दूरी का क्रम यदि अपन यहां डिस्कस करें, अंतराण्विक दूरी का क्रम, तो ठोस में अंतराण्विक दूरी बच्चों सबसे कम है। तो ठोस की बजाय द्रव में अंतराण्विक दूरी ज्यादा है, और द्रव से गैस में अंतराण्विक दूरी अधिक है। तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी बात कि किसी भी पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, उनमें वास्तव में उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की दूरी में अंतर होता है। ठोस में यह दूरी सबसे कम यानी मिनिमम होती है, द्रव में कुछ इससे ज्यादा होती है, और गैस में इनके बीच में जो दूरी है वो सबसे ज्यादा होती है। अब ये जो डिस्टेंस है बीच में, जो दूरी है, उसको तय कौन करता है? उसको तय करता है बच्चों पार्टिकल्स के बीच में जो आकर्षण बल काम करते हैं। एक पार्टिकल जिस बल द्वारा दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर खींचता है उसको बोलते हैं इंटरमोलेक्युलर फोर्स। अब इंटरमोलेक्युलर फोर्स यदि स्ट्रॉन्ग होगा तो पार्टिकल्स नजदीक आएंगे। भाई, एक पार्टिकल दूसरे को ज्यादा बल से अपनी ओर खींच रहा है तो वो पास आएगा।
और अगर वो बल वीक है, दुर्बल है, तो पार्टिकल दूर रहेगा, और कमजोर है तो और दूरी पर रहेगा। इसका मतलब जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, अंतराण्विक जो बल है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं ठोस में, और द्रव में उससे कमजोर, और गैस में उससे कमजोर। तो यदि यहां पर हम अंतराण्विक बलों का बच्चों क्रम देखें, अंतराण्विक बलों का क्रम, तो वो इस ऊपर जो ऑर्डर हमने डिस्कस किया है दूरी वाला, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठोस में अंतराण्विक बल होते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, सबसे मजबूत होते हैं। उसके बाद द्रव में, और सबसे कमजोर वो किस में होते हैं? गैस में। तो अंतराण्विक दूरी और अंतराण्विक आकर्षण बल, ये एक दूसरे के विपरीत बातें हैं दोनों। अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स पास रहेंगे, यानी दूरी कम होगी, और बल यदि कमजोर होंगे तो पार्टिकल्स दूर रहेंगे, यानी उनके बीच में दूरी अधिक होगी। तो इस सारे डिस्कशन से मैं समझता हूं आपकी ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी बात को यहां पर जो नोट किया गया है, आप भी अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे। वो कौन सी बातें हैं बच्चों, वो देख लेते हैं। ठोस में क्या होता है, ये कण एक दूसरे के पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये जो सारी बात अभी मैंने आपको समझाई, जो डिस्कस किया, वो जो दो क्रम लिखे थे उनको आप भी लिख लेना, है ना। एक तो अंतराण्विक दूरी का क्रम क्या होता है, और अंतराण्विक जो आकर्षण बल होते हैं उनका क्रम क्या होता है, और ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको आपको कॉपी में नोट करने की आवश्यकता नहीं है। अब कॉपी में आपको कौन सी चीज नोट करनी है, वो यहां से आपको नोट करनी है। ये देखो कि इनमें फर्क क्या है, ठोस, द्रव, गैस, जो तीनों अवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो ठोस का देखो निश्चित आयतन होता है, निश्चित आकार होता है। ये पहचान है ठोस अवस्था की, कि भाई पदार्थ की ठोस अवस्था कौन सी होती है। तो हम कहेंगे पदार्थ की, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, वो ठोस अवस्था कहलाती है। अब इसके थोड़े से कारण पर भी अपन बात कर लें कि भाई ऐसा क्यों होता है, ठोस में आकार, आयतन निश्चित क्यों होते हैं। और इसकी वजह जो थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस की है कि अणुओं के बीच में, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल है, जो फोर्सेज हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब जो पार्टिकल कण है उसको अपनी जगह पे बांध के रखते हैं, वो मजबूती से अपनी स्थिति के ऊपर रहता है, बंधा हुआ रहता है। पार्टिकल अपनी स्थिति को छोड़कर नहीं जा सकता, और जब तक कोई पार्टिकल अपनी स्थिति को छोड़कर नई स्थिति पर नहीं जाएगा, तब तक ना आयतन में कोई चेंज आएगा और न आकार में कोई चेंज आएगा। तो ठोस अवस्था में आयतन और आकार निश्चित होते हैं, ये ठोस अवस्था की विशेषता होती है। और आकार और आयतन निश्चित क्यों होते हैं, तो अपन कहेंगे क्योंकि ठोसों में अवयवी कणों पर प्रबल अंतराण्विक बल लगते हैं। इस कारण से प्रत्येक कण अपनी निश्चित स्थिति पर बंधा हुआ रहता है, अपनी स्थिति को छोड़कर नई स्थिति पर वो नहीं जा सकता। इसलिए आयतन भी निश्चित, आकार भी निश्चित। चलिए, ठोस अवस्था की बात हो गई। अब बच्चों बात करते हैं द्रव अवस्था की। तो द्रव, आपको ये पता ही है कि भाई पानी है, जैसे मान लीजिए, ठीक है। पानी को आप 1 लीटर पानी है आपके पास, जैसे पात्र में पानी को हम भरेंगे, उस पात्र का जैसा आकार होगा वैसा ही आकार पानी ग्रहण कर लेगा। पानी का अपना कोई आकार नहीं है, द्रव का अपना कोई आकार नहीं होता है। आयतन निश्चित होता है, चाहे किसी भी पात्र में डालो, 1 लीटर आयतन है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। तो ये द्रव की विशेषता है कि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता। उसी पात्र का आकार ग्रहण करता है जिसमें इसे रखा जाता है, जिसमें उसे रखा जाता है। यहां पर ऊपर इसको मैंने ले लिया, थोड़ा क्लियर ढंग से इसको हम देख सकें। तो ठोस वाली बात कर ली थी। तो द्रव में आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। चलिए, अब तीसरी भौतिक अवस्था की बात कर लेते हैं, और वो है गैस अवस्था। तो गैस में दोनों ही चीजें अनिश्चित होती हैं।
गैस में न आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि गैसों में पार्टिकल्स के बीच में जो बल, जो फोर्सेज, इंटरमोलेक्यूलर फोर्सेज लगती हैं, वो इतनी दुर्बल हैं कि कण एक दूसरे से काफी दूरी पे होते हैं और पार्टिकल्स के बीच फोर्सेज कमजोर होने से पार्टिकल्स गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो वो गति करके दूर चले जाते हैं, तो दूर चले जाएंगे तो आयतन बदल गया, आयतन बढ़ गया और उसकी कोई निश्चित आकार भी नहीं होगा। तो ये तीनों जो अवस्थाएं होती हैं उनमें फर्क है बच्चों। तो आपकी कॉपी में कौन कौन सी बातें अब तक आ गई? एक तो आपने सबसे पहले द्रव्य की यानी मैटर की डेफिनेशन लिख ली आपने कि कोई भी वस्तु जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है, जो निश्चित स्थान घेरती है, उसे द्रव्य कहते हैं। क्लियर है बात? उसके बाद हमने इसको डिस्कस किया द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो उसमें आपने नोट किया कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। उसमें फिर जो पार्टिकल्स की जो व्यवस्था है उसके आधार पे दो चीजें, जो दो क्रम, दो ऑर्डर मैंने आपको नोट करवाए थे। एक ऑर्डर था उसमें उनके बीच में दूरी का, कि ठोस की बजाय द्रव में पार्टिकल्स के बीच में दूरी ज्यादा होती है, द्रव के बजाय गैस में ज्यादा होती है। और एक उनके बीच में लगने वाले बल का, फोर्सेज का क्रम, जो कि दूरी का जस्ट उल्टा है। फोर्सेज ठोस में पार्टिकल्स के बीच में सबसे स्ट्रांग, उसकी बजाय द्रव में थोड़े कमजोर, और गैस में पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेज हैं वो सबसे कमजोर। ये बात आपने नोट कर ली। उसके बाद ये तीनों की ये विशेषता, एक एक पॉइंट, एक ठोस अवस्था से रिलेटेड, एक द्रव अवस्था से रिलेटेड और एक गैस अवस्था से रिलेटेड। तो ये बातें नोट कर ली और अपने दिमाग में पूरी बात, पिक्चर है वो क्लियर हो गई कि ये फर्क होता है द्रव्य की, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस में। ठोस में पार्टिकल सबसे पास पास होते हैं, उनके बीच में दूरी न्यूनतम होती है और उनके बीच में आकर्षण बल सबसे स्ट्रांग होते हैं। और गैस में पार्टिकल्स के बीच में दूरी सबसे ज्यादा होती है और उनके मध्य लगने वाले जो अंतराण्विक बल हैं वो सबसे कमजोर होते हैं। और द्रव की स्थिति दोनों के बीच की होती है। द्रव में पार्टिकल्स के बीच में दूरी ठोस की बजाय ज्यादा होती है, गैस की बजाय कम। और जो बल, फोर्सेज लगते हैं पार्टिकल्स के बीच में, वो ठोस के बजाय कमजोर है और गैस की बजाय स्ट्रांग। क्लियर है बात? ये तीनों विशेषता आकार, आयतन की हमने नोट करी ली कि ठोस में आकार, आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, और गैस में ना आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। अब इसके बाद ये जो तीनों अवस्थाएं हैं बच्चों, क्या ये अवस्थाएं एक दूसरे में बदल सकती हैं? यस। अगर हम ताप दाब की परिस्थितियों को चेंज करें तो कोई भी पदार्थ है, अगर वो ठोस है तो ठोस से उसको द्रव में बदल सकते हैं, द्रव से उसको गैस में बदल सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। वाष्प को हम द्रव में ला सकते हैं और द्रव को हम ठोस में भी परिवर्तित कर सकते हैं। वो चीज हमें और देखनी है। तो यहां पर यह पॉइंट बच्चों आपको नोट करना है कि ताप दाब की परिस्थितियों में परिवर्तन करके तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में बदला जा सकता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। ताप दाब की परिस्थितियों में परिवर्तन करके तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में बदला जा सकता है। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकती हैं। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं इसके बाद हम, और किस तरह से इनको हम चेंज कर सकते हैं, इस बात पर बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारी परिवर्तन की बात, इसको भी हमें बहुत अच्छे से समझना है। ये दैनिक जीवन में हम देखते हैं, व्यवहार में आप ये सारी बातें, सामान्य बातें हैं, ये आपकी देखी हुई है, महसूस की हुई है कि किसी भी ठोस को यदि गर्म किया जाए, किसी भी ठोस को यदि गर्म किया जाए तो वो क्या होगा? पिघलकर द्रव में बदल जाएगा। और ठोस को गर्म करने पर अगर वो द्रव में बदलता है तो बच्चों ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गलन।
क्या कहेंगे? गलन। मेल्टिंग, मेल्ट हो जाता है, अपन कहते हैं पिघल जाता है। वो गर्म करने से कोई भी ठोस मेल्ट हो जाता है। किसी भी ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है, ये प्रक्रिया कहलाती है गलन। और जिस ताप पर ये परिवर्तन होता है उस ताप को कहते हैं गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर पॉइंट जिस पे मेल्टिंग हुई है वो मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। तो ये दोनों चीजें दिमाग में बच्चों बिल्कुल क्लियर रखें, गलन और गलनांक। गलन का मतलब मेल्टिंग, यानी गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना गलन है, मेल्टिंग है। और जिस टेम्परेचर पर यह परिवर्तन होता है उस टेम्परेचर को हम कहेंगे गलनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है बात? चलिए, इसी प्रकार से यदि कोई द्रव है तो उसको गर्म करने पर वो गैस या वाष्प में बदल जाता है। और इस प्रक्रिया को बोलो बच्चों क्या कहते हैं? द्रव को गर्म करने पर वो गैस में वाष्प में बदलता है, तो इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? वाष्पन। क्या कहेंगे? वाष्पन, वेपोराइजेशन। वेपर्स में बदल गया, वो लिक्विड हो वो वेपर्स में, वाष्प में बदल गया, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे वाष्पन, वेपोराइजेशन। और जिस टेम्परेचर पर यह परिवर्तन होता है, जिस ताप पर यह परिवर्तन होता है, उस ताप को बच्चों कहा जाता है क्वथनांक। क्या कहते हैं उसको? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। द्रव, लिक्विड जिस पे बॉइल हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये गर्म करने की स्थिति देखी हमने, ठोस को गर्म। अच्छा, इसमें एक ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐसा क्यों हुआ? ठोस को जब गर्म करते हैं तो वो द्रव में क्यों बदल जाता है? पहली बात तो ये दिमाग में रखें कि ठोस जब द्रव में बदलता है तो एक्चुअल में क्या बदला है? एक्चुअल में पार्टिकल्स के बीच की दूरी बदली है। ठोस में पार्टिकल्स पास पास थे, गर्म करने से वो पार्टिकल थोड़े दूर हो गए तो द्रव बदल गया। ठोस द्रव गैस में पार्टिकल्स के बीच की दूरी का ही तो फर्क होता है। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, कोई भी भौतिक अवस्था होती है ना, कोई भी पदार्थ किस भौतिक अवस्था में रहेगा, इसको दो बातें तय करती हैं, दो कारक तय करते हैं जो अणुओं के बीच में अंतराण्विक बल काम करते हैं। इंटरमोलेक्युलर फोर्स जो लगती है वो तो पार्टिकल्स को पास लाने का प्रयास करती है, और जो हम इसको गर्म कर रहे हैं यानी जो उष्मा दे रहे हैं, उष्मा ऊर्जा उन बलों को कमजोर करके पार्टिकल्स को दूर ले जाने का प्रयास करती है। तो एक फोर्स, एक फैक्टर है वो पास ला रहा है उनको, एक फैक्टर ऐसा है जो उनको दूर ले जा रहा है। अब वो पदार्थ कौन सी अवस्था में होगा ये डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सा फैक्टर हावी है, कौन सा फैक्टर ज्यादा मात्रा में उसमें उपस्थित है, उसके हिसाब से वो पदार्थ उसी भौतिक अवस्था में रहेगा। तो ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में चेंज क्यों हो गया? क्योंकि जैसे गर्म किया तो उष्मा मिली तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज हैं वो कमजोर हुए, और आकर्षण बल फोर्सेज कमजोर हुई तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर गए, और दूर गए तो ठोस किस में बदल गया? द्रव में। उसको और गर्म किया तो और उष्मा मिली तो उसने आकर्षण बलों को, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज को और वीक किया तो पार्टिकल्स और दूरी पर गए, और दूरी पर गए तो वो किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया, वाष्प में चेंज हो गया। तो ये परिवर्तन है, उसके पीछे की जो केमिस्ट्री है वो ये है बच्चों, कि पार्टिकल्स जितने स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं वो पास लाने का प्रयास करते हैं पार्टिकल्स को, और हम ये जो गर्म कर रहे हैं उसको, इस वजह से जो उसको उष्मा ऊर्जा हम दे रहे हैं वो उन फोर्सेज को वीक करके उन पार्टिकल्स को दूर ले जाता है। तो ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि वो किस भौतिक अवस्था में वो पदार्थ होगा। अब इसको उल्टी दिशा में बढ़ जाते हैं बच्चों, ये देखिए दोनों तरफ इंगित करता हुआ तीर का निशान लगा रहा कि यदि हमारे पास वाष्प है और उस वाष्प को यदि हम ठंडा करें, वाष्प को यदि हम ठंडा करें तो वो वापस द्रव में बदल जाती है। छोटी क्लासों में ही इसका एक
बहुत ही प्यारा सा एक एक्सपेरिमेंट आता है कि भाई कोई बर्तन है, उसमें पानी गर्म कर रहे हैं हम, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया हमने। थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि ढक्कन के नीचे पानी की छोटी छोटी बूंदें चिपकी हुई हमें मिलती हैं। वो पानी की बूंदें कहां से आई? ढक्कन के नीचे पहले कुछ भी नहीं था, बिल्कुल क्लियर था वो। अब वो पानी की बूंदें कहां से आई? तो जैसे ही गर्म कर रहे हैं पानी को, उसकी वाष्प बनकर ऊपर उठती है, ठंडे ढक्कन की ठंडी सतह के संपर्क में आती है, तो ठंडा होने पर वो वाष्प वापस किसमें बदल जाती है? द्रव में, यानी पानी में बदल जाती है। और वाष्प को ठंडा करने पर उसका पुनः द्रव में बदलना, यह प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाती है? संघनन। क्या बोलते हैं इसको? संघनन, कंडेंसेशन। वाष्प को ठंडा करने पर उसका द्रव में बदलना कहलाता है संघनन, कंडेंसेशन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस द्रव को यदि हम ठंडा करें, तो द्रव को जब ठंडा करते हैं, पानी को आप फ्रिज में रखते हैं, टेम्परेचर उसका डाउन करते हैं, तो द्रव को ठंडा करने पर वो किसमें बदल जाता है? ठोस में। और द्रव को का ठोस में बदलना बच्चों क्या कहलाता है? जमना, फ्रीजिंग, जमना या फ्रीजिंग। तो ये परिवर्तन है। इसका मतलब ये जो सारे परिवर्तन हैं, इससे एक बात अपने समझ में आ गई कि यदि ताप दाब की परिस्थितियों को बदला जाए, तो किसी भी पदार्थ की जो एक अवस्था है, चाहे वो पदार्थ फिलहाल किसी भी अवस्था में है, ठोस में, द्रव में, गैस में, उसकी भौतिक अवस्था को हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में आपस में परिवर्तन की बात थी। तो इतनी बात आपके क्लियर हो गई। अच्छा, नोट डाउन करने की जो बात है जहां तक, तो केवल आपको ये गलन, गलनांक, वाष्पन, क्वथनांक, संघनन, ये सारे टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल और केवल इसको समझने के लिए था, ताकि आपके दिमाग में ये बातें रहें। आगे ये आएगा, अलग से इनके टॉपिक आएंगे, वहां पर डेफिनेशन वगैरह सारी हम इनको करेंगे। आपको वो जो ठोस, द्रव, गैस, तीनों की विशेषता हमने लिखी थी, उसके नीचे केवल ये परिवर्तन नोट करना है। तो उसमें एक समरी के रूप में सारी बात आ जाएगी कि ठोस को गर्म करते हैं द्रव बदलता है, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में, वाष्प में बदलता है, और ठंडा करने पर ये परिवर्तन विपरीत दिशा में चला जाता है।